नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग 20 नवंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि अभी तक जो भी लैप्सेस हुए हैं करंट अफेयर्स में, बहुत से डेट्स की जो करंट अफेयर है वो छूट गई है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आने वाले दिनों में, अगले एक दो दिन में, मैं जून से लेकर अभी तक की जितनी भी करंट अफेयर्स है उनका अलग अलग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का वीडियो स्टार्ट करूँगा। वो पार्ट वाइज में वीडियो रहेंगे कि जैसे अवार्ड्स के अलग हो गए, पर्सन इन न्यूज़ के अलग हो गए, नेशनल न्यूज़ के अलग हो गए, इंटरनेशनल न्यूज़ के अलग हो गए, या फिर कोई पॉलिसीज़ है जो गवर्नमेंट की है या बिल्स है उनसे रिलेटेड। तो जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे जो आने वाले आर ओ के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको लेकर के मैं जून से लेकर के अभी तक के नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उनको लेकर के एक सीरीज जो है वो स्टार्ट होगी, ताकि जितने भी करंट अफेयर्स जो छूटे हुए दिनों के हैं वो भी कंप्लीट कर लिए जाए। तो बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जो पहली न्यूज़ है उसको हम देखते हैं। वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 21 नवंबर को कहाँ शुरू होगा? ये संयुक्त राष्ट्र फोरम है, ये यूएन फोरम 2023 होने जा रहा है। यूएन फोरम 2023। अब ये जो फोरम है ये 21 नवंबर को स्टार्ट होगा, यानी कल से स्टार्ट होगा, और ये 2 दिन का रहेगा। तो 2 दिवसीय रहेगा और 2 दिवसीय है। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि ये कहाँ होगा, तो ये नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा फोरम। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यूएन का जो मेनली इम्पोर्टेंस रहा है वो मानवाधिकारों को लेकर के रहा है। तो मानवाधिकारों को लेकर के यूएन हमेशा ही फोकस्ड रहता है। तो मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, और कह सकते हैं कि एक तरह से पीस कीपिंग, शांति के लिए, पीस कीपिंग, शांति की बहाली के लिए एक तरह से मानवीय कानून ढांचे को लागू करना है, जो मैंने बताया कि मानवाधिकारों का संरक्षण को लेकर के है। और इसमें इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, एक जो रेड क्रॉस है, और दूसरा जो है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है ये दोनों मिल करके इस कार्यक्रम को अंजाम देंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, सैन्य मामलों को लेकर के जो भी अनुसंधान होते हैं, तो उसके लिए भी जो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसएआई, ये जो है ये एक संस्था है जो 1870 से कार्यरत है, जो भारत में सैन्य मामलों पर जो अनुसंधान होते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई भी बात होती है तो उस पर अपना वक्तव्य रखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। हाल ही में जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? जेवियर माइली ये एक्चुअल में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं नए। और जेवियर माइली जो हैं ये, इनको 55.8% वोट मिला। और ये दूसरे जो इनके प्रतिद्वंदी थे जिनका नाम था सर्जियो मस्सा, तो सर्जियो मस्सा से ये जीत गए हैं। सर्जियो मस्सा को 44.2% वोट मिले थे। और अर्जेंटीना, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लैटिन अमेरिका देश है, लैटिन अमेरिका का देश है, या ये भी कह सकते हैं कि अर्जेंटीना जो है ये साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है उसका एक देश है। लैटिन अमेरिका एक्चुअली क्या है कि जो नॉर्थ अमेरिका के बाद में जहाँ से ये मेक्सिको स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर के सबसे नीचे जो फॉकलैंड है
द्वीप, वहाँ तक जो है नीचे तक उसको दक्षिण अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका में उसको ये पूरा जो क्षेत्र कहा जाता है ये लैटिन अमेरिका का क्षेत्र कहा जाता है। तो अभी ये लैटिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें जेवियर मोइली जीते। और जो इम्पोर्टेंट बात ये रही कि ये इस समय जो है लैटिन अमेरिका की अर्जेंटीना जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और मुद्रास्फीति को लेकर के बहुत ही इसमें चिंताजनक बात आई है कि इस समय वहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं चल रही है और मंदी का दौर वहाँ पर चल रहा है। और मंदी का दौर चलते समय में गरीबी की समस्या भी बढ़ी है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के वो जो राष्ट्रपति नए चुने गए हैं जेवियर मोइली, वो प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं और इसको जो है मंदी से उबरने के लिए जितनी जल्दी हो सके उस पर कार्य करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। देखिए जो मैच संडे को हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एक भी मैच नहीं हारी थी, सबसे ज़्यादा पॉइंट थे इंडिया के। और इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दी वो भी अच्छी थी, किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया ने परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसको ये 2023 का जो वर्ल्ड कप है इसको अपने नाम किया। और टोटल जो ओवरऑल थे कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है 6 विकेट से इसको जीता मैच को। और ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, इसको मोटेरा स्टेडियम भी बोला जाता है, पहले बोला जाता था। और 241 रन बनाए थे इंडिया ने, 241 रन इनको बनाने थे, जो कि इन्होंने 4 विकेट खोकर 43 ओवर में बना लिए थे। 4 विकेट ही इनके गिरे थे। अब ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व कप ओवरऑल जो है 6 बार जीत चुका है, सबसे अधिक बार। और इसमें 1987 में ऑस्ट्रेलिया पहली बार विश्व कप जीता था। उसके बाद में 1999 में जीता, 1999 के बाद 2003 में जीता, उसके बाद 2007, 2015 और 2023 ये वाला मिला करके इनमें जीता है। तो इसमें 2003, 2015, 1999 तो शामिल है। 1996 का वर्ल्ड कप ये श्रीलंका ने जीता था, ठीक है। और अब आते हैं इससे इम्पोर्टेंट बातें जो हैं इससे रिलेटेड, जितने ही वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो बात है तो वो है, सबसे पहला तो है कि विराट कोहली ने पहली बार जो है पहला तो 50 सेंचुरी लगाई। तो तेंदुलकर की जो 49 सेंचुरी थी उनका रिकॉर्ड तोड़ा 50 सेंचुरी लगा करके, ठीक है। हाईएस्ट रन बनाए इन्होंने विराट कोहली ने ही, ठीक है। और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए, ठीक है, विराट कोहली। ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच मिला इनको वर्ल्ड कप फाइनल का। तो ये मैन ऑफ द मैच रहे या प्लेयर ऑफ द मैच रहे, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, अलग से भी मैं एक वीडियो लेक्चर पूरा बनाऊंगा जिसमें जो है वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होंगी वो सारी की सारी उस वीडियो में साझा की जाएंगी। फिलहाल बता देते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच ये फाइनल में इन्होंने ट्रेविस हेड ने 137 रन बनाए और 137 रन के साथ में एक कैच भी लिया था। सबसे ज़्यादा रन बनाने में मैंने अभी बताया था कि 765 रन, सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने ही बनाए हैं। और इन्होंने 11 इनिंग्स में ये रन बनाए हैं टोटल जो भी विश्व कप में हुई हैं। उसके बाद हाईएस्ट स्कोर जो है ग्लेन मैक्सवेल का रहा है। ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन बनाए अफगानिस्तान के खिलाफ में, मुंबई में ये मैच हुआ था। फिर सबसे ज़्यादा सेंचुरी
किसने मारी इस पूरे विश्व कप में, तो सबसे ज़्यादा सेंचुरी जो है ये क्विंटन डिकॉक हैं दक्षिण अफ्रीका के। इन्होंने 4 सेंचुरी मारी थी, जो पूरे 2023 का वर्ल्ड कप है उसमें। सबसे ज़्यादा 50s जो है 650 लगाई विराट कोहली ने। सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शामी ने लिए और ये 24 विकेट लिए 7 इनिंग्स में। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा छक्के किसने मारे, तो सिक्सेस जो है सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा ने मारे, 31 सिक्सेस मारे। ठीक है, कैचेस जो हैं 11 कैचेस पकड़े डेरिल मिचेल ने। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है डिसमिस होने वाले खिलाड़ी या विकेट जिनका गिरा वो 20 बार डिसमिस हुए, ये क्विंटन डिकॉक और जो अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के। और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जो है वो ग्लेन मैक्सवेल का रहा 150.37। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट आंकड़े थे जो इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड थे। और जो भी आंकड़े उसके बाद में रह जाते हैं वो एक नए वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किसे एसपीजी का निदेशक नियुक्त किया गया है। एसपीजी बेसिकली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है और इस ग्रुप में जो भी लोग आते हैं शामिल किए जाते हैं, जो भी सैनिक, वो अर्धसैनिक बल हुए हैं, जैसे सीआरपीएफ है या फिर असम राइफल्स है या फिर बीएसएफ है या फिर एसएसबी है या फिर सीआईएसएफ है। ऐसे जितने भी ये जो अर्धसैनिक बल हैं हमारे, उन सभी अर्धसैनिक बलों से ये एसपीजी लिए जाते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है ये। और ये एसपीजी जो सुरक्षा किसी को प्रदान की जाती है, तो एसपीजी सुरक्षा प्रदान की जाती है। किसी मंत्री को देखा होगा या प्रधानमंत्री जी को एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो एसपीजी के निदेशक डायरेक्टर किसे बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश के आईपीएस रहे हैं आलोक शर्मा। ये यूपी में रहे हैं और इनको जो है एसपीजी का निदेशक बनाया गया है। और इससे पहले अरुण कुमार सिन्हा जो थे, वो अरुण कुमार सिन्हा ये पहले इसके निदेशक थे, लेकिन चूंकि इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में ये पद खाली था और अब जो है आलोक शर्मा बने हैं एसपीजी के डायरेक्टर। और एसपीजी मैंने जैसा कि वो बताया कि ये प्रधानमंत्री और अन्य लोगों की जो है सुरक्षा करने की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है। और एसपीजी का गठन जो है ये 1988 में किया गया था और भारतीय संसद के द्वारा एक अधिनियम के द्वारा इसको किया गया था, इसका गठन। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और इस समय जो इस बार की जो थीम है विश्व शौचालय दिवस की है, सुरक्षित स्वच्छता के लिए त्वरित परिवर्तन। सुरक्षित स्वच्छता के लिए त्वरित परिवर्तन। अब ये जो विश्व शौचालय दिवस स्टार्टिंग जब इसकी हुई थी तो 2013 में फर्स्ट टाइम में ये मनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये 24 जुलाई 2013 को विश्व शौचालय दिवस के रूप में अपनाया गया था इसको यूएन के द्वारा। और उसके बाद में इंडिया में 2014 में जैसा कि पता है कि 37% लोग जो हैं वो है ना ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री, केवल 37% लोग थे। और अब जो है 2019 तक इसमें और इजाफा किया गया और अभी जो है ये पूरा का पूरा जो है ये ओडीएफ प्लस सभी जो गांव हैं और शहरों में जो भी झुग्गी बस्तियां हैं, सभी जगह जो है वहाँ पर ये
ओडीएफ को पूरी तरह से लागू किया गया है। और ये 19 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक, इस टाइम तक ये 5 सप्ताह होंगे, 5 वीक्स। और इन 5 वीक्स में ये एक चैलेंज के रूप में कंटिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में अशोक वासवानी को किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? अशोक वासवानी ये कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं। अभी जो है इनको 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा, जो कि 3 साल के लिए रहेगा, 3 इयर्स के लिए रहेगा। और इन्होंने जो है दीपक गुप्ता का स्थान लिया है। दीपक गुप्ता इनसे पहले जो थे वो एमडी और सीईओ रहे थे। और कोटक महिंद्रा बैंक, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रसिद्ध बैंक है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की खाद्य सब्सिडी कितने रुपए रहने की संभावना है? ये खाद्य सब्सिडी, यहाँ पे ये फर्टिलाइजर का की बात हो रही है। और फर्टिलाइजर की सब्सिडी को लेकर के ये 2.3 ट्रिलियन रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी ये प्रोवाइड करी जाएगी। 2024 में ये फाइनेंशियल ईयर में ये 2.34 ट्रिलियन रुपए जो है हो गई, 2.14 ट्रिलियन रुपए हो गई है। और 2025 में इसमें 7% का इजाफा होगा और 7% का इजाफा होकर ये 2.3 ट्रिलियन रुपए हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि 2024-25 के लिए जो एमएसपी है वो गेहूं के लिए 7.05% बढ़ाकर जो है इतना 7.05% इसको एमएसपी को बढ़ाया गया है। और जो कि 2275 रुपये पर क्विंटल हो गई है रबी की फसलों में। और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट ये भी है कि मुफ्त अनाज जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार प्रोवाइड कर रही है। और टोटल जो खाद्य सब्सिडी है, ये टोटल अगर हम लोग फिक्साल डिफिसिट लें, राजकोषीय घाटे, तो वो जीडीपी का टोटल 5.9% खाद्य सब्सिडी इतने तक सीमित रखने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। चैट जीपीटी निर्माता ओपन एआई ने सैम ऑल्टमैन को कंपनी से निकाल दिया है। तो ओपन एआई में ये किस पद पर कार्यरत थे? तो ये सीईओ थे। इनको ओपन ऑल्टमैन को चैट जीपीटी हम लोग परिचित हैं बहुत अच्छी तरह से। एआई टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसमें जो है इनको बर्खास्त कर दिया है सैम ऑल्टमैन को। और माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ जो है अरबों डॉलर का निवेश किया है। और इसमें जो सर्च इंजन है इनका बिंग, माइक्रोसॉफ्ट का, और साथ में जो है उसमें बिंग को भी शामिल करने की बात कही गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी से। अब इनको सैम ऑल्टमैन थे, इनको एक्चुअल में इनकी जो क्षमता है उतनी नहीं रही, ऐसा बोल करके इनको निकाला गया है। इनकी जो इफ़िशियंसी है उतनी नहीं रही जो कि इस पद के लिए एक तरह से चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है कंपनी के द्वारा। और इसके बाद जो है ये अब जो है जो नई सीईओ जो बनेगी चैट जीपीटी की, वो मीरा मुराती इनका नाम आया है, मीरा मुराती का। ये जो है अब सीईओ का कार्यभार संभालेंगी
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा 15 नवंबर तक कितने पेटेंट का रिकॉर्ड बनाया गया है? देखिए टोटल जो है 41,010 पेटेंट का रिकॉर्ड बनाया गया है। पेटेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो रिसर्चर्स हैं या जो कोई आविष्कार जैसे किसी ने किया है तो उस पर जो भी उनके पेपर्स होते हैं उन पेपरों को कोई कॉपीराइट एक्ट को लेकर के होता है कि उसकी कोई कॉपी ना कर ले, और एक तरह से पेटेंट कराने का मतलब ये है कि वो कानूनी रूप से सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का ही माना जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि इसमें पेटेंट जो है ये कराए जाते हैं। ट्रिप्स और ट्रिम्स जो है संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से ये होता है। तो पेटेंट जो एक तरीके से अपने रिसर्च पेपर्स को या फिर जैसा कि मैंने बताया कि अपने जो आविष्कार हैं, जो भी इन्वेंशंस हैं, उनको सिक्योर रखने के लिए ये पेटेंट जो है वो करवाए जाते हैं। तो पेटेंट जो है इस समय जो 15 नवंबर तक जो है इंडिया में 41,010 पेटेंट हुए हैं। अब इसमें जो है वीपो WIPO ये संस्था है जो पेटेंट के लिए जानी जाती है। तो वीपो के हिसाब से जो है 2022 में टोटल इंडिया में पेटेंट की आवेदन जो है वो 31.6% इंक्रीज किए हैं। और इसी रूप में जो 2013-14 में जो पेटेंट थे जो सबसे कम हुए थे उसमें इंडिया के केवल 4227 पेटेंट हुए थे। अब वो देखिए वो पेटेंट अभी जो है ये 23-24 का ये डाटा है, ये 15 नवंबर का, ये 41,010 पेटेंट जो है इंडिया में हुए हैं। इसी चीज़ को लेकर के जो इनोवेशन रैंकिंग होती है, वर्ल्ड इनोवेशन रैंकिंग, तो उसमें जो है इनोवेशन रैंकिंग में इंडिया का स्थान 40वां रहा है इस बार। ठीक है, और वीपो की संस्था ये जारी करते 40 नंबर पे इंडिया रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट बात है कि भारत में जो पेटेंट अधिनियम कब आया था, पेटेंट जो एक्ट है वो इंडिया में जो है 1970 में पारित हुआ था, और उसके बाद में इसमें 2005 में संशोधन हुए, और उसके बाद में ये कंटिन्यू तब से हो रहा है, बीच बीच में संशोधित होता रहता है। और जो भी पेटेंट होता है एक्चुअल में वो कितने साल के लिए दिया जाता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पेटेंट को हमेशा ये 20 ईयर्स के लिए ये पेटेंट होता है, यानी एक बार कोई भी चीज़ का पेटेंट, कोई भी रिसर्च पेपर का, कोई भी इन्वेंशन का या किसी चीज़ का पर्टिकुलरली जो है एक ही तरह का जो एक दुर्लभ जिसको कहते हैं कि ये जो है पर्टिकुलर एक पर्सन का ही इसमें अधिकार है, वो 20 साल के लिए एक बार का पेटेंट होता है। तो उसमें जो है ये एक तरह से इसको लीगल राइट्स हो जाते हैं कि जो कॉपीराइट एक्ट जो होता है वो भी इसके अधीन आता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर S वेंकटरमन का चेन्नई में निधन हो गया। वह RBI कौन से वे गवर्नर थे? 18वें गवर्नर थे वो, और उनका कार्यकाल दिसंबर 1994 से दिसंबर 1996 तक रहा था। और इस दौरान में इन्होंने जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको कहते हैं भुगतान संतुलन, तो भुगतान संतुलन भी जो है उसमें क्षति देखी गई थी। भुगतान संतुलन भी गड़बड़ाया था उस समय में, उसको संकट का सामना करना पड़ा था। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं जो सामान, तो उस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सामान में उसमें क्या होता है, जो सामान भी होते हैं और साथ साथ इसमें सेवाएं भी होती हैं। तो उसके बीच में जो करेंट अकाउंट का जो खाता होता है उसको जो है एक तरह से दिखाया जाता है, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII या इक्विटी निवेश जिसको कहते हैं फॉरेन
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन को लेकर के दिक्कत आई थी उस समय, जो इसको कि इन्होंने जो सुलझाया था। दूसरी बड़ी चीज़ है कि IMF जो है एट दैट टाइम जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसमें जो है एक तरह से जो स्थिरीकरण कार्यक्रम था उसको अपनाया गया था और रुपए का जो है वो अवमूल्यन किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, रुपए का अवमूल्यन इसी टाइम पे किया गया था। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि ये जो पूर्व गवर्नर थे RBI के S वेंकटरमणन, ये एक्चुअली में कर्नाटक सरकार के सलाहकार भी रहे हैं और 1985 से 1985 से 1989 तक इन्होंने वित्त सचिव के रूप में भी कार्य किया था, यानी एक तरह से ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे थे भारत सरकार के। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? पेड्रो सांचेज जो हैं ये स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं और इनका ये दूसरा सेकंड जो है टेन्योर है, कार्यकाल है। ठीक है, और सेकंड टेन्योर के लिए बने हैं और एक तरह से स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर पार्टी है, तो स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर पार्टी के समर्थन से ये बने हैं और बेसिकली जो है ये 350 जो टोटल सदस्य होते हैं यहाँ स्पेन की संसद में, और 350 में से इनके दल ने 179 इनको जो है वोट मिले हैं। ठीक है, और 179 जो 179 सदस्यों का समर्थन इनको मिला है, सदस्यों का समर्थन भी कह सकते हैं। ठीक है, और सांचेज जो है ये पहली बार, वैसे मैंने कहा था ये सेकंड टेन्योर के लिए चुने गए हैं, पहली बार जो है 2018 में ये चुने गए थे, फर्स्ट टेन्योर था उनका और सेकंड टेन्योर के लिए चुने गए हैं। तो जितनी भी करंट अफेयर्स थी 20 की, जो खास करंट अफेयर्स थी 20 नवंबर की, वो मैंने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश कि चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसका आपको जो है उसकी जानकारी मिल जाए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि GS तैयारी का जो ऐप है, ये ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में डिफरेंट कोर्सेज में नोट्स और बुक्स, ई-बुक्स या PDF बुक्स अवेलेबल हैं जिसको कि आप उसमें पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर पेपर्स दे रखे हैं बहुत से एग्ज़ाम के, जिसमें UP PCS और IAS भी शामिल है। प्रीवियस ईयर पेपर्स दे रखे हैं, साथ साथ में एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दे रखा है। तो और भी जो है क्विज़ दे रखी है, डेली का करंट अफेयर्स क्विज़ है और सब्जेक्ट को लेकर के टेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये GS तैयारी ऐप में आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ऐप जो है आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर लीजिए या फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा उसमें, और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उससे आप जो है इसको ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का चैनल का और जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, उन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड करूंगा ताकि जो है आप लोग को वहाँ से जो है आप आसानी से जो है उसको अवेल कर सकें। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट डे यानी 21 नवंबर की करंट अफेयर्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। और जैसा कि मैंने बताया है कि जितनी भी करंट अफेयर्स जो छूटी हुई हैं, तो जून से लेकर के अभी तक का नवंबर तक का सारा करंट अफेयर्स वो अलग अलग पार्ट में
डिस्कस किया जाएगा, वो भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, जिनकी संभावना जो है वो एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा रहेगी। खासकर जो है यूपी आर ओ एग्ज़ाम को लेकर के है, जो कि फरवरी में है। तो 2 महीने हैं, दिसंबर और जनवरी, और दिसंबर और जनवरी के बीच में हमें सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।